आप देखने जा रहे हैं मुगल कालीन बिहार। अब मुगल कालीन भारत से थोड़ा थोड़ा हम आपको जानकारी देते रहे हैं। 1526 से लेके 1760 की कुछ घटनाएं हैं जो आपको एग्जाम में मदद कर देगा। ले लो। तो हमने कहा कि पहले हमने आपको कहा कि अफगान की शासन के बारे में चर्चा किया, शेरशाह को बहुत अच्छे से बताया। और बताने क्रम में अब जो मुगल की बात करते हैं तो क्या पृष्ठभूमि थी कि बाहर के लोगों को भारत में मौका भी मिला, तुर्क लोग को मौका मिल गया पुनः। तो आपको दिखाई पड़ेगा कि इब्राहिम लोदी के समय सल्तनत पतन के कगार पर था। समझ में आ रहा होगा। छोटे छोटे जो थे इस समय आपको दिखाई पड़ेंगे, मालवा से लेकर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वंश शासन करना शुरू कर दिया था। स्थिति बहुत दयनीय थी। इसी का फायदा उठाते हुए परिस्थितियां प्रतिकूल थी भारत के। इसके अलावा आप देखेंगे कि बाबर को बुलाने में दौलत खान लोदी और राणा सांगा का भी हाथ है, क्योंकि विचार आता है कि किसी भी तरीके से लोधी सत्ता समाप्त हो, राणा सांगा इस क्षेत्र में दिल्ली हरियाणा का जो बेल्ट है इसमें मेरा अधिकार हो जाए। बात समझ आने को कि पीछे पूरा कहानी हम लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि हल्का हल्का बताते चलेंगे कि राणा सांगा का भी योगदान था। लेकिन सबसे बड़ी बात था कि बाबर को एक फरगना का मतलब शासक था। बाबर अफगानिस्तान के हिस्से में फरगना पड़ता है। तो ये क्या करता है कि इसको वहां आगे बढ़ने के लिए मध्य एशिया के क्षेत्रों में ताशकंद उस्कंद वाला एरिया में ये सक्सेस नहीं हो पा रहा था और गरीबी सता ही नहीं थी। समझ में आ रहा होगा। तो उसने अपना रूट किस तरफ कर दिया, भारत की तरफ। और भारत के बारे में पहले भी सुन रखा था कि काफी धन संपन्न से भरा पड़ा देश है, जैसे कि सिकंदर को ही मालूम चल गया था। ईरानी जब आक्रमण किए थे तो उनको पता चल गया था ईरानियों के माध्यम से कि भारत संपन्न राष्ट्र। समझ में आ रहा होगा। तो यह कंडीशन फुलफिल हुआ जिसके कारण से भारत में बाबर जो है भारत की तरफ बढ़ना शुरू करता है। तो आपको दिखाई पड़ा कि आखिर बाबर आया तो आने के क्रम में क्या किया होगा। तो आते आते उनको राजगद्दी तो मिला नहीं होगा। दिल्ली के सत्ता या आगरा का जो सत्ता है, आगरा के क्षेत्र में मेन राजधानी वही था। आपको दिखाई पड़ेगा आगरा जो शहर सिकंदर लोदी बसाया था। समझ में आ रहा होगा। उसने क्या किया कि पहले संघर्ष हुआ तो पानीपत हरियाणा मेरठ का जो एरिया है, सब जो क्षेत्र देख रहे हैं, 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ता है। पहले एक छोटा सा हमने कहा कि यह पिता अमर शेख मिर्जा का पुत्र था, मतलब बाबर के पिता का नाम। यह तैमूर वंश से थे, तुर्की तैमूर लोग से जुड़ा हुआ था। और माँ जो थी कुतलुग निसार, यह चंगेज के वंशज से थी। बात समझ में आ रहा होगा। छोटा सा बात। फिर भारत में जब आगमन होता है तो कुछ युद्ध लड़ने का काम करता है बाबर। तो हमने कहा कि पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ, इब्राहिम लोदी पराजित हो गया और यहीं से मुगल वंश की स्थापना हो गई। कोई दिक्कत नहीं। इसमें तोपों का पहली बार प्रयोग किया था उसने, तोपों का प्रयोग किया था। यहां तक की बात बताया। यह तुगलुमा पद्धति के आधार पर युद्ध लड़ा गया था। समझ में आ रहा होगा। फिर इसके बाद जस्ट खानवा का युद्ध राणा सांगा के बीच 27 में होता है, कोई दिक्कत नहीं। चंदेरी का युद्ध जो है मेदिनी राय के बीच, और लास्ट में 28 में ही अंतिम में घाघरा का युद्ध हुआ जिसमें अफगानों की पूरे तरीके से हार हो जाती है। यहां तक की बात आपको। लेकिन 30 आते आते क्या हुआ कि इसको ज्यादा मौका नहीं मिला भारत में कुछ करने के लिए। फिर भी आप अपनी ओर से एक स्थापित शासन व्यवस्था, मतलब हल्की शुरुआत कर सकते हैं, इसके द्वारा शुरू कर देता है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत मकबरा इसका कहाँ है, तो भारत के बाहर काबुल। कोई दिक्कत नहीं आती की बात आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो हम कहते हैं कि हुमायूं, ठीक है। तो हुमायूं को देखेंगे कि 1530 से 40, मैंने एक डेट लिखा है। 40 में अंतिम समय पे कन्नौज के युद्ध में हारता है और फिर क्या होता है कि पुनः वापस हो जाता है। और यहाँ पे आप एक चीज हुमायूं के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी दे रहे हैं। हुमायूं के बाद फिर शेरशाह 40 से 55, कल हमने आपको पूरा विस्तृत पढ़ाया है। थोड़ा सा जानकारी आपको हुमायूं के बारे में बताता हूं। जब हुमायूं गद्दी पर बैठता है आंतरिक समस्या से जूझ रहा है, ठीक है। इसके भाई जो है आपस में ही, आपको दिखाई पड़ेगा, इसके भाई आपस में ही सत्ता के लिए संघर्षरत हो चुके हैं। उस भाई का नाम लिखाने की आवश्यकता, हिंदाल असगरी सब का नाम लिखाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो नाम का नहीं है। दूसरा चीज जब आप देखेंगे यहाँ पे, एक इसका विजय अभियान होगा और दूसरा जो है कि शेरशाह होगा। शेरशाह समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। विजय अभियान से कुछ डेट पे आप सिर्फ डेट लिख लीजिएगा। यहाँ पे कालिंजर का विजय करता है ये
1531। चुनार का घेरा डालता है 1532 में, यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है 1532। ये सब डेट पर भी थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। गुजरात विजय 1532, इसको याद रखिएगा। चुनार का घेरा वाला बिहार से रिलेटेड भी है, इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ देखिएगा शेरशाह, शेरशाह का युद्ध का नाम बताइए दोनों। चौसा पहला, चौसा 1539, दूसरा बिलग्राम या कन्नौज या बिलग्राम, बिलग्राम 1540। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, यहां तक यहां से वापस हो जाता है। ठीक है, थोड़ा और जानकारी कर लीजिए इसके बारे में। जब पुनः क्या होता है कि पुनः आगमन होता है तो मछीवाड़ा के युद्ध में 1555 युद्ध में अफगानों को हराकर को पराजित कर पुनः मुगल सत्ता की स्थापना। लिखिएगा एक और पॉइंट। 1556 में दीन पनाह पुस्तकालय के सीढ़ियों से रिकॉर्डिंग हो रहा है। फिसलने के कारण मृत्यु मृत्यु। इसका मकबरा एक पॉइंट लिख लीजिएगा, मतलब हुमायूं का मकबरा कहाँ है? लाहौर में शहादरा, पाकिस्तान में हो गया। सर पहले इसका यही था ना, उसके बाद ले गया था। तो बाबर था, आरामबाग से मकबरा। बस इतना आप फटाफट लिख लीजिए तेजी में। आइए, अभी हम जो मुगल काल की बात कर रहे थे तो हमने आपको बाबर के बारे में थोड़ा जानकारी दिया, फिर हुमायूं के बारे में जानकारी दिया। अब आता है अकबर। समझ आ रहा होगा? अकबर से रिलेटेड यह जो आपको जो हमने ग्राफ बनाया है, चार्ट दिया है टाइम पीरियड के हिसाब से, यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अगर याद होगा तो आप आसानी से कर लेंगे। बस छोटा सा एरिया था कि इसका जो है जन्म अमरकोट के शासक बिरसाल के यहाँ हुआ, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना कम रहेगी। ताजपोशी कलानौर 1556 में, कोई दिक्कत नहीं है। पानीपत का युद्ध हमेशा पूछा जाता है, 1556 का द्वितीय पानीपत, बैरम खां और हेमू के बीच में, लेकिन शासक कौन है? अकबर है। और इसी के जस्ट बाद आपको ताजपोशी हो जाएगा कलानौर में। समझ में आ रहा हो? कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक की बात बताया। और जस्ट इसके आगे 1556 से लेके 60 तक बैरम खां का संरक्षण चलते रहता है। बैरम खान इसका वजीर है, बाद में वकील पद हो जाएगा, वजीर है। फिर जस्ट इसके बाद देखें कि 60 से 64 तक पेटीकोट का सरकार, मतलब एक महिला है, उनके अंदर में ही पूरा उनका टीम है और पूरे अकबर पे हावी रहती है। समझ में आ रहा होगा? और उसके माध्यम से, लेकिन अब अकबर क्या हो गया कि बड़ा हो चुका है, अपने शासन व्यवस्था साम्राज्य को हर पहलू को बारीकी से समझ रहा है। यहाँ तक की बात आपको समझना पड़ेगा। फिर हमने कहा कि अकबर के द्वारा कुछ सुधार किया गया जिसे याद रखना चाहिए, और यह इसी क्रम में याद रखना चाहिए कि आपको डेट से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, फैक्चुअल चीज है। तो आप दास प्रथा की समाप्ति, यहाँ पहला जो हमने कहा 1562 में क्या किया कि दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा कर दी। 62 में, फिर 63 में तीर्थ यात्रा कर दिया जा रहा था, उसको भी समाप्त कर देता है। 1564 में जजिया कर की समाप्ति कर देता है। लेकिन जैसे ही औरंगजेब आएगा, समझ में आ रहा होगा, तो पुनः उसने जजिया लगाने का काम किया। जजिया आप देखेंगे क्वेश्चन पूछता है कि ब्राह्मणों पर किसने लगा दिया था, तो फिरोज शाह तुगलक। समझ में आ रहा होगा? फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने का कार्य किया था।
लेकिन यहाँ दिखाई पड़ेगा कि पहले दास प्रथा याद रखिएगा, दास प्रथा को समाप्त किया 62 में, 63 में तीर्थ यात्रा कर, 64 में जजिया कर की समाप्ति। फिर हमने एक डेट बताया 1576 जिसमें हल्दी घाटी के मानसिंह के नेतृत्व में लड़ा गया था। कहाँ? महाराणा प्रताप के बीच, समझ में आ रहा होगा, महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया है। हल्दी घाटी एक मतलब संकुचित एरिया था, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ तक की बात हमने आपको बताते हुए फिर आगे बढ़ा और आगे बढ़ते हैं 76 के आसपास में। इसी बीच में कुछ डेट पहले हमने लिखा कि 74 में 1574 में पटना हाजीपुर का युद्ध लड़ता है। फिर डेट वाइज देखते हैं तो 75 में मनसबदारी की व्यवस्था की शुरुआत। तो पूछेगा कि मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया, तो आपको अकबर को याद रखना है। फिर आपको देखेंगे 1575 में इबादत खाना की शुरुआत। यहाँ सभी धर्म, पहले तो इस्लाम धर्म के लोग हैं स्कॉलर, इसमें बैठ के धर्म से रिलेटेड वाद विवाद करते थे। लेकिन आगे चल के 78 आते आते क्या हुआ कि इबादत खाने के दरवाजे सभी धर्मों के लिए जो स्कॉलर थे उनके लिए खोल दिया गया। हिंदू, जैन, पारसी, सिख सभी लोग के लिए खोल दिया गया कि आप आके आप आत्मा परमात्मा जो भी धार्मिक पहलू है आप उस पर डिबेट कर सकते हैं। यहाँ से भी अकबर को काफी प्रभाव पड़ा था, समझ में आ रहा होगा कि सभी धर्मों की मूल तत्व या अच्छी बातें लेने का काम करता है। फिर आप देखें कि मजहरनामा, यह कहा कि ऐसा था कि उस समय जो इस्लाम से जुड़े हुए स्कॉलर थे, समझ में आ रहा होगा कि उनका अलग व्यू था। लेकिन मजहरनामा जब जारी कर दिया गया तो कहा कि जो हम कह रहे हैं, जो शासक कह रहा है वही सर्वोच्च है। किसी भी धार्मिक कानून को अगर हम बना देते हैं तो उसको कोई काट नहीं सकता है। बात समझ में आ रहा होगा कि पहले धार्मिक स्कॉलर कुछ और कहते थे, उनको शासक को मानना होता था। लेकिन मजहरनामा जब जारी हो गया तो इसमें हुआ कि जो बादशाह है, जो शासक है, जो दैवतुल है, वह अगर एक बार कोई धर्म से रिलेटेड भी कानून अगर पास कर देते हैं तो आप उसको काट नहीं सकते हैं। फिर हमने कहा कि 82 में दीन इलाही धर्म की शुरुआत किया गया। यहाँ तक की बात आपको मैं मोटा मोटी आपको जानकारी दे रहा हूँ कि इसके रिलेटेड, क्योंकि पूरा खोलने का मतलब कि एक क्लास अकबर खुद लेता है, ठीक है। दशावंत और बसावंत नाम के भी दो इसके मतलब कलाकार हैं, आर्टिस्ट, उससे भी क्वेश्चन पूछता है, तो वहां भी थोड़ा ध्यान रखने की मैं बोल रहा हूँ कि आप सुने हुए रहेंगे तो आप हो सकता है कि आपको एग्जाम में क्लिक कर जाए। फिर हमने कहा कि पहला अंग्रेज व्यापारी रॉल्फ फिच का फतेहपुर सीकरी में आगमन होता है। इसी के समय 1600 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो पूछेगा कि उस समय मुगल बादशाह कौन था, शायद पूछा भी है क्वेश्चन, तो आप आराम से इसको बना के ले जाएंगे अकबर के समय में। और यह मतलब यूरोप में देखते हैं तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन है। यहाँ तक की बात आपको समझाने का काम किया, यह आपको अकबर से रिलेटेड था, समझ में आ रहा होगा। अब आगे जो हम बताने जा रहे हैं आपको जहांगीर के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी ले लीजिए। आइए हम लोग इसको देखते हैं, जहांगीर के बारे में समझते हैं। जहांगीर, क्योंकि आपको जस्ट अकबर के बाद हमने कहा कि जहांगीर को रखते हैं, तो जहांगीर का जो टाइम है 1605 से 27। इसके दौर का क्या मतलब अचीवमेंट रहा। एक और कहीं पे मंसूर के बारे में लिखा है, चित्रकार है, हाँ उसे समझ लीजिएगा। तो जब आप यहाँ आएंगे तो सैन्य व्यवस्था जो मनसबदार सेना रखते थे तो उसमें एक नई व्यवस्था लाया, द्वि अस्पा और सी अस्पा बोलते हैं। तो पूछेगा आपसे कि सेना में नई व्यवस्था लाने वाला शासक कौन था, मुगल शासक, तो आपको याद रखना है जहांगीर को, क्योंकि फैक्चुअल बात है तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दे रहे हैं। फिर हमने कहा कि महाराणा प्रताप के साथ कोई संधि और समझौता नहीं हो पाया था क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी थी। लेकिन देखा कि यहां से लड़ने से कोई लाभ नहीं होने वाला है, समझ में आ रहा होगा। तो 1615 में अमर सिंह के साथ संधि कर लिया गया और उस मतलब जो संघर्ष था उसको समाप्त कर दिया गया। फिर आपको इसी समय में जहांगीर के समय में भी दिखाई पड़ेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी है तो आपको पता है कि भारत व्यापारिक दृष्टि से काफी संपन्न था, समझ में आ रहा होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 24 लोगों का एक समूह था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। जब हम कंपनी की बात करेंगे तो आपको बताएंगे। तो वहां से क्या हुआ कि विलियम हॉकिंस ने राजा जेम्स प्रथम का संदेश लेकर आगरा पोर्ट पहुंचा था। लेकिन आगरा में हो क्या रहा था कि पुर्तगालियों का वर्चस्व था, समझ में आ रहा था, समझ में आ ही रहा होगा, पुर्तगालियों का वर्चस्व था। लेकिन यहां जब आया विलियम हॉकिंस तो इसके साथ अच्छा व्यवहार किया गया, मनसबदारी दिया गया इसको,
इंग्लिश खां का उपाधि दिया गया, तुर्की भाषा में डायलॉग भी किया था, समझ में आ रहा होगा। लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं प्राप्त हुआ, समझ रहे होंगे आप। फिर आप आगे देखेंगे कि जहांगीर के समय में ही दूसरा संदेश वाहक आपको सर टॉमस रो, वह भी जेम्स प्रथम का खत लेके आता है अजमेर के दरबार में। हाँ? अजमेर के दरबार में। क्या अजमेर अजमेर में आया था सर ये सर टॉमस रो। अच्छा, सर टॉमस रो आया था, समझ में आ रहा होगा। तो आपको पूछेगा कि सर टॉमस रो किसके दरबार में आया? जहांगीर के। उसका टाइम भी पूछता है, समझ में आ रहा होगा। किसका खत लेके आया था? तो जेम्स प्रथम का। तो यहाँ पे क्या होता है कि जहांगीर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों को व्यापारिक अधिकार देने का कार्य करता है, समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक की बात। फिर हमने कहा कि आगे फ्रांसिस्को पेल्सट, यह डच है, डच का आगमन भी आपको जहांगीर के समय में दिखाई पड़ेगा। एक और चीज आप याद रखेंगे कि चित्रकला के मामले में काफी संबंध था। यह इतना निपुण था जहांगीर कि अगर कोई इसको पता था कि कौन सा कलाकार इस चित्र का कौन सा हिस्सा बनाया है, वह बगैर देखे हुए बता देता था कि यह हिस्सा अमुक कलाकार ने बताया है। तो चित्रकार में एक मंसूर का नाम आप याद रखिएगा, तुजुके जहांगीरी, जहांगीर का आत्मकथा। यहाँ तक की बात हमने बताया, कोई दिक्कत नहीं है। एतमाउद्दौला का मकबरा जहांगीर के समय में निर्माण किया गया था, जिसमें आपको पहली बार संगमरमर का प्रयोग हुआ, समझ में आ रहा होगा। और यहीं से पित्रा दुरा तकनीक का प्रयोग भी दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अब कंसेप्ट बहुत नहीं खोलूंगा क्योंकि मुझे जाना है बिहार के इतिहास पर। अंततः क्या हुआ कि इसकी आपको 27 आते आते इसकी मृत्यु होती है। इसका जो मकबरा है भारत से बाहर शहादरा लाहौर में। यहाँ तक की बात आप समझ गए होइएगा। अब बस शाहजहां को देख लीजिए। लाहौर का ताजमहल कहा जाता है सर। मुगल काल में जो अगला शासक था आपका शाहजहां, समझ में आ रहा होगा। यह आपको 27 से लेके हमने कहा कि 27 से 58, यह इस समय शाहजहां का टाइम बताया जा रहा है, समझ में आ रहा होगा, लिख लिए होंगे। अब शाहजहां से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल चीज है, आप इसको ध्यान रख लीजिए जो आपको एग्जाम में मदद करेगा। पहला कि राजधानी परिवर्तन करने वाला शासक, ये इसने राजधानी दिल्ली ले आया। दिल्ली में ही शाहजहानाबाद, आप नाम सुने होइएगा, ठीक है। यही आपको दिल्ली में शाहजहानाबाद में आपको क्या क्या कि राजधानी को स्थापित किया। लाल किला का निर्माण आप देखिए रहे, जामा मस्जिद का निर्माण, ठीक है। ये जितने भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज दिखाई पड़ेगा ज्यादातर शाहजहां का निर्माण किया गया है। इसीलिए लघु अकबर भी कहा जाता है। एक चीज जोड़ लीजिएगा कहीं पे, लघु अकबर, लघु अकबर शाहजहां को, हाँ लघु अकबर कहा जाता है। इसके समय में आपको दिखाई पड़ेगा कि गंधार जो है 1649 में पुनः अधिकार में आ गया। गंधार हाथ से निकल चुका हो, ठीक है। फिर ये जो आपको मतलब आप ये कह सकते हैं कि संरचनात्मक कार्य, विशेषकर याद रखना, बहुत सब चीज दिखाने की यहाँ आवश्यकता नहीं था, सब लोग जानते हैं। एक और आप देखेंगे कि मनसबदारी व्यवस्था में 3 माही, 6 माही और 9 माही व्यवस्था की शुरुआत की थी। जो मानदेय आपको दिया जाएगा, पहले आप रखिए, 3 महीना के बाद आपको एक ही साथ एक मुश्त देंगे। यह व्यवस्था किसके द्वारा? शाहजहां के समय में, ठीक है। एक और पॉइंट याद रखिए कि इसी के समय में दारा शिकोह जिसका पुत्र था, फारसी अनुवाद किया गया था आपको, उपनिषद का फारसी अनुवाद, जिसका नाम था सिरे अकबर, सिरे अकबर। यहाँ तो छोटा छोटा पॉइंट सब आप अगर याद रखते हैं तो यहाँ से अगर प्रश्न कोई पूछा जाता है तो आप आसानी से करके ले जाएंगे। अगला जो शासक है औरंगजेब, बस औरंगजेब में 4-5 पॉइंट याद रखिए। एक और लिख लीजिएगा यहाँ पे, पुनः जजिया को लागू कर दिया, पुनः जजिया को लागू कर दिया 79 में, 1679 में। औरंगजेब को जब देखते हैं ये 1658 से लेकर 1707 तक शासन करने का काम करता है और यह उत्तराधिकार की समस्या यहाँ फंस जाती है। तो 2 आप याद रखेंगे, धर्मत का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध। तो पहले धर्मत का युद्ध, फिर सामूगढ़ का युद्ध, ठीक है। यह 1658 और 59 में दारा शिकोह के साथ हो रहा है, जिसमें औरंगजेब की विजय प्राप्त होता है। यहाँ तक बात याद रखिएगा। फिर एक मेजर जो एरिया है कि शिवाजी के साथ पुरंदर या पुरंदर की संधि, द भी कर सकते हैं, ध भी कर सकते हैं, जहां भी डिवाइड
आपको डाउट होगा तो द भी लिखिए या द लिखिए, पुरंदर या पुरंदर की संधि होता है, समझ में आ रहा होगा। यह है आपको 65 में, 1665 में। इसने साउथ में अपना साथ समय ज्यादा देने का काम किया, मराठों के साथ हमेशा संघर्ष बना रहा, शिवाजी विशेषकर आप देखेंगे। इसी क्रम में साउथ में बीजापुर को 1686 में विजित कर लेता है और गोलकुंडा को 1687 में। जो जानने योग्य बात था हमने आपको लिखा दिया है, क्योंकि बहुत डिटेल लेके जाने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। यहाँ से कोई एग्जाम फैक्चुअल बेस्ड अगर पूछा जाएगा तो आप कर लेंगे। अंततः 1707 में क्या हुई कि उसकी मृत्यु हो गई और वहां से उत्तर मुगल की शुरुआत हो जाती है। यहाँ तक की बात आप लोग को अच्छे से याद हो गया होगा। फैक्ट है, थोड़ा सा एक बार रिवीजन करेंगे तो चीज माइंड में आ जाएगा। अब लिखिए मुगल कालीन बिहार। अकबर ने दाऊद खां कररानी की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा पर प्रतिबंध लगाने के लिए 15 जून 1574 को पटना पहुंचा और हाजीपुर के दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया, जो हम लोग हाजीपुर पटना के युद्ध के नाम से जानते हैं। दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। अकबर ने महेश दास को मिथिला क्षेत्र से राजस्व वसूलने का अधिकार प्रदान किया। अगला पॉइंट, 1580 में बिहार अकबर के 12 सूबों में एक महत्वपूर्ण सूबा था। एक डेट आगे पीछे हो गया, लिख लीजिए फिर भी। 1576 ईस्वी में राजमहल के युद्ध में दाऊद खां कररानी की हार हो गई और मुगलों का वर्चस्व स्थापित हुआ। अगला पॉइंट, 1587 में राजा मान सिंह को बिहार का सूबेदार बनाया गया।
बिहार का सूबेदार बनाया गया। वह अकबर काल के सबसे प्रसिद्ध प्रांतपति था। इसने 1587 से 94 तक मुगल सत्ता को बिहार में मजबूत बनाया और कई राजाओं को पराजित किया। मान सिंह ने अपना राजधानी रोहतासगढ़ को बनाया। कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट लिखिएगा, एक पॉइंट। शहजादा सलीम ने 1600 में विद्रोह कर पटना हाजीपुर पर अधिकार कर लिया तथा कोकलतास को प्रभारी नियुक्त किया। जहांगीर के समय में लिखिएगा, हेडिंग लगाइएगा जहांगीर के समय बिहार में क्या चल रहा था। पहला पॉइंट, बाज बहादुर को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। लिखिएगा पहला पॉइंट, बाज बहादुर को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, बाज बहादुर ने संग्राम सिंह के विद्रोह का दमन किया। इसलिए बाज बहादुर को जहांगीर कुली खां की उपाधि दी गई। नेक्स्ट पॉइंट, 1615 में इब्राहिम खां नूरजहां का भाई, ब्रैकेट में लिखिएगा, सूबेदार बना।
सूबेदार बना और कोकराह लिखिएगा, कोकराह के राजा दुर्जन साल को गिरफ्तार कर लिया। दुर्जन साल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर लिया। और ये झारखंड वाला यहाँ पड़ता है। और कोकरा के हीरो के खान पर अधिकार कर लिया। हीरो के खान पर अधिकार कर लिया। खान पर अधिकार कर लिया। अगला पॉइंट लिखिएगा। 1621 में शहजादा परवेज शहजादा परवेज को सूबेदार बनाया गया। तथा उसके उत्तराधिकारी नजर बहादुर ने पत्थर मस्जिद का निर्माण करवाया। पटना में है। पत्थर मस्जिद की निर्माण करवाया। अगला पॉइंट लिखिएगा। औरंगजेब ने (1702) में अपने पौत्र अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया। अजीम ने, इसी में लिखिएगा, अजीम ने पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया। अजीम के पुत्र, इसी लाइन में लिखिएगा, अजीम के पुत्र फर्रुखसियर का जन्म पटना में हुआ। देखिएगा, एक और लास्ट टाइम है। 1712 ईस्वी में पटना में फर्रुखसियर ने
सम्राट का पद धारण किया। वह पहला मुगल शासक था। वह पहला मुगल शासक था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। बिहार में हुआ। बिहार में हुआ। यहां तक की बात हमने आपको लिखाया। अब यहां से याद करने वाला बात क्या है, आपको एक छोटा सा मुगल कालीन बिहार में अब क्या याद करेंगी, क्या करेंगे, इसको देख लीजिए। तो हमने कहा कि अकबर पूरा मुगल कालीन बताया, भारत बताया है, उसके फैक्चुअल सोर्स को बताया। अब यहां देखेंगे कि अकबर काल में आपको दिखाई पड़ेगा कि अकबर ने क्या किया कि दाऊद खां कररानी को हराया। पूछेगा कि अकबर ने किसको हराया? दाऊद खां कररानी को पटना हाजीपुर के युद्ध में हराता है 1574 में, और उसके दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। अकबर ने क्या किया कि महेश दास को रिस्पॉन्स दिया कि मिथिला के क्षेत्र का टैक्स आप वसूल करें और मुझे जमा करें। फिर आपको अकबर के दौर में ही जो 12 सूबे थे उसमें बिहार एक महत्वपूर्ण सूबा। तो कब 1580 के आसपास में। फिर आप देखेंगे कि 87 से लेकर 94 का जो दौर है, 1587 से 94, बिहार पर मान सिंह को सूबेदार बनाया गया और मान सिंह सबसे सर्वश्रेष्ठ वहां का प्रांतपति बना और मजबूती प्रदान करने का काम करता है मान सिंह। तो इसमें जो याद करने लायक है कि रोहतासगढ़ को राजधानी किसने बनाया? मान सिंह ने। आपको टाइम पीरियड भी याद रखिएगा, टाइम पीरियड कम पूछेगा लेकिन यहाँ पूछने की चांस रहेगा। उड़ीसा का विजय मानसिंह के दौरान ही अकबर के समय में कर लिया गया था। फिर आप देखेंगे कि सलीम जो जहांगीर के नाम से आगे शासक बनेगा, तो सलीम जब विद्रोह करता है तो पटना हाजीपुर अधिकार किया और कोकलतास को प्रभारी बना दिया। समझ में आया? तो कोकलतास किससे जुड़ा हुआ है? आपको जहांगीर से जुड़ा हुआ है। किससे? जहांगीर से। जहांगीर के समय में जब प्रॉपर जहांगीर जब बन जाता है, जब शासक बनता है, तो आपको क्या होगा कि बाज बहादुर को सूबेदार बनाएगा। ठीक है? और बाज बहादुर ने एक शासक को हराने का काम करेगा और जहांगीर कुली खां, तो पूछेगा कि जहांगीर कुली खां किसका उपाधि है? तो बाज बहादुर का। कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो इसने क्या किया कि 1615 में बाज बहादुर के बाद इब्राहिम को वहां का सूबेदार बनाया। ठीक है? और इसने कोकड़ा के राजा दुर्जन साल को गिरफ्तार कर हीरे के खान पर अधिकार कर लिया। तो पूछेगा कि दुर्जन साल को किसने गिरफ्तार किया? तो इब्राहिम ने। किसने किया? इब्राहिम। दुर्जन साल जो माइक आ गया है लेकिन हम लोग को पता भी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, सर लगा लीजिए ना, लगा लीजिए। नजर बहादुर, ये जो नजर बहादुर है, इसके द्वारा ही पत्थर मस्जिद का निर्माण किया गया। यहाँ तक आप समझ गए बात। फिर औरंगजेब के समय में आएंगे तो यहाँ दो चीज याद रखना है कि 1702 में पौत्र अजीम को सूबेदार बनाता है। अजीम ने ही पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, अजीमाबाद कर दिया। और अजीम का ही पुत्र था फर्रुखसियर, जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ। वह प्रथम मुगल शासक था जिसका राज्याभिषेक बिहार में होता है। तो आप मुगल कालीन बिहार को इन डायमेंशन के साथ अगर याद रखते हैं तो पूछे जाने वाले जो प्रश्न है आप आसानी से याद करके ले जाएंगे।